गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो उसको पता है, आप लोगों ने देखा कल। फिर लास्ट में क्वेश्चन भी कराया, अगर आपको सिंपल कोई पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई और जेड, तो आपको जो पोजीशन वेक्टर आएगा ओ पी वेक्टर क्या आएगा, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ये आ जाएगा। इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड की अगर बात करें ओपी वेक्टर या आर वेक्टर भी बोलते हैं कई बार इसको मोड, तो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। इसके बाद भी अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा है कि भाई आपको अगर यहाँ पे क्या किया जाए, किसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड की जाए, जो लाइन ओपी है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। कॉस एल्फा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है आपके पास वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड कॉस गामा की जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कॉस एल्फा, ये कॉस बीटा एंड ये क्या है, कॉस गामा। तो इनकी वैल्यू आती है, आपको जो है पता होनी चाहिए और आपको आती भी होंगी, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने देखा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट P दिया हुआ है ना, एक पॉइंट P है, आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करनी है, इसकी जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P है ना, मान लो 2, 1, 2 है ना, ये दिया हुआ है। फाइंड, ये दिया हुआ है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, नंबर 1 पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। एक तो पोजीशन वेक्टर है ना, इस पोजीशन वेक्टर का प्रूफ भी था बड़ा सा, वो अगर आपको आता है अच्छी बात है। 3D में विजुलाइजेशन करना आना चाहिए, विजुलाइज करोगे इसको आप लोग, इमेजिन करना सीखना चाहिए आपको। और नहीं आता है तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। नहीं आता तो भी काम चल जाएगा आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लिखा ऐसे जाता है बस, ठीक। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नंबर 2 मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये निकालना है अपने को। एंड नंबर 3 डायरेक्शन कोसाइंस, ये आपको फाइंड करनी है। 3 चीज आपको फाइंड करनी है, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको पता है क्या करना है। तो पोजीशन वेक्टर तो बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन में ही कर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है अगर, तो क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ से। तो क्या आएगा, ओपी वेक्टर इसे बोलते हो, या फिर आर वेक्टर से भी शो कर सकते हो, हो जाएगा एक्स आई कैप। तो एक्स आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2 है, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में क्या आ जाएगा 2 के कैप। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप एंड 2 के कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, ये आसानी से आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे ये बोला इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहला हो गया। दूसरा करते हैं यहाँ पे नंबर 2 मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर का मोड या फिर आर वेक्टर का मोड, इस तरह से करते हैं। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड किया जाता है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो यह आ जाए आपके पास 4 + 1 + 4, तो क्या आएगा आपके पास √9 मतलब कितना 3। तो मैग्नीट्यूड आपका आ गया यहाँ पर कितना 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर या फिर ओपी वेक्टर इज 3। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो यहाँ देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है
अगर नंबर 3 की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लें यहाँ पे अब, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस देखो क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले आप कॉस एल्फा लिखोगे। तो फॉर्मूला आपको याद है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें आप लोग, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आपका फिर से वही आ जाएगा 2 अपॉन रूट 9, मतलब यहाँ पे 2/9, 2/3। तो कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 2/3। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई एक। दूसरी आपको निकालने कॉस बीटा। तो आपको पता क्या होता है, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी है, तो वाई की वैल्यू है आपके यहाँ पे 1, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कॉस बीटा की वैल्यू आने वाली है 1 अपॉन क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 9 का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस बीटा जो बनेगा वो बनेगा 1/3, है ना। तो इतना नहीं करना होता पेपर में। पेपर पता है कि आपको पता है ओपी का मोड होता है नीचे, ओपी का मोड कितना आया 3 आया ना, 3 कहाँ ये रहा। तो फटाफट 2/3, 1/3 और 2/3 डायरेक्ट आंसर लिखने हैं भाई पेपर में आपको। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए ये सब कहानी लिख रहा हूँ, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। आपको पता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 है और मैग्नीट्यूड कितना है इसका 3, 2/3, 1/3 एंड 2/3 आंसर आएंगे इसमें। इसमें क्या कोई बड़ी बात हो गई, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें अब कि अगर आप यहाँ पे कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करने के बजाय तो होता था जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, और इसकी वैल्यू वही 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसके हिसाब से कितना जाएगा ये 2/9 का रूट मतलब 2/3। तो आपको यहाँ से कॉस गामा भी आ जाएगा। तो कॉस एल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया एंड कॉस गामा हो गया। तो ये आपकी सारी क्या गई, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ओपी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है छोटा सा टॉपिक और है इसमें, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हेडिंग डालें आप लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो नेक्स्ट हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये था पोजीशन वेक्टर थोड़ी देर पहले, अब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट से मतलब समझ रहे हो कि मान लो एक पार्टिकल है वो मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से आपका ये होगा, इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपका पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था, इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास x1, y1, z1 ये थे। ये यहाँ से मूव किया और कहाँ किसी दूसरे पॉइंट पे पहुँच गया बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास x2, y2, z2, ठीक है। और ये आपका क्या है ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0 0, ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक। अब वही है कि भाई बी वेक्टर की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट, देखो किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होती है तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और किसी एक पॉइंट की पोजीशन दूसरे किसी अन्य पॉइंट के रेस्पेक्ट में होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है। अगर ऐसे बी जा रहे हो तो बी का जो डिस्प्लेस पोजीशन आएगा किसके रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मैं मेरे से एक कण यहाँ चला गया जाके दूर, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी क्या पोजीशन है वही क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट,
क्या करता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लिख लो इसकी कहानी थोड़ी सी यहाँ पे। इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, then position of the B with respect to A, then position vector of B with respect to point A is called displacement vector, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ही होता है। तो बी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर आप इस लाइन को देखें यहाँ पे, ये वाला वेक्टर होगा मान लो आर ए वेक्टर। ये आर ए वेक्टर क्या है, ये आर ए वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर किसका, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं पोजीशन, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मान लो हो जाएगा आर बी वेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, आर बी वेक्टर। और ये आपका ओ है ये 0,0,0। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं हम आर ए वेक्टर। बोलो क्या आएगा, सिंपल आएगा, x1 i के अभी लिखते सिखाया थोड़ी देर पहले कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का कैसे लिखते हो, x i कैप प्लस y j कैप एंड z k कैप। तो अगर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो आर ए क्या बनेगा, x1 i कैप, तो ये बनेगा x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपके पास आर बी वेक्टर। क्या है बताओ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास बी का, किसके, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल लो देखें, यहाँ पे ट्राइंगल लो लगाएं, है ना, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लो। इफ टू साइड रिप्रेजेंट टू वेक्टर इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड गिव द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। ये आपको स्टेटमेंट था वहां पे। तो टू साइड देखो, ओ ए और ए बी, इसको आप ए बी वेक्टर या फिर आर बी ए वेक्टर बोल सकते हो इसको। इसका नाम होता है आर बी, बी की विद रेस्पेक्ट टू ए। समझाओ ये आर बी ए क्यों लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में, और ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट होगा ना इसका, इन दोनों का। तो ट्राइंगल लो लगाएं, ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, क्या होगा बताओ, तो ये होगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या आपका, आर ए वेक्टर, इसका नाम क्या है आपका, आर बी ए वेक्टर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम आर बी ए वेक्टर निकालते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास आर बी वेक्टर माइनस में आर ए वेक्टर, तो ये आर बी ए यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है ना उसको यहाँ लिखते हैं, जिसका लिखा जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। दोबारा समझ लो, इसे मैं लिखता हूँ आर ए बी लिखा होता तो विद रेस्पेक्ट टू बी होता, आर बी ए लिखा हुआ है तो विद रेस्पेक्ट टू ए होता है। तो जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है
उसको तो लिखते हैं बाद में, और जिस पॉइंट का लिखा जाता है उसको लिखते हैं पहले। जैसे आप कहीं कहीं R12 लिखा मिलेगा, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, और R21 लिखा मिलेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो जो बाद में लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या है बोला जाता है। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब ये होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। तो इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप ए बी वेक्टर भी बोल सकते हो, जिसको आप आर बी ए वेक्टर भी बोल सकते हो, वो आ जाएगा आपके पास आर बी वेक्टर माइनस में आर ए वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू पुट की जाए यहाँ पे आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या था आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ये क्या है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के आर बी ए क्या बचने वाला है, आर बी ए, तो आपका आर बी ए जो बचने वाला है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बचने वाला है, आर बी ए बचने वाला है क्या, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिसका निकाल रहे हो उसको पहले माइनस में जो है जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको निकालते हैं। तो ये x2 माइनस x2 y2 z2 बन गए, और ये क्या बन गया आपके x1 y1 एंड z1 बन गए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, x2 माइनस x1। पोजीशन में केवल क्या था, x y z था, एक ही पॉइंट था, यहाँ पे दो पॉइंट होंगे तो उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, वही तो बात है, ये ए बी डिस्टेंस हो जाएगी ना। तो क्या होगा देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और करके बोल सकते हो, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास, या तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो ए बी का मोड, या फिर आर बी ए का मोड, या फिर क्या होता है इस वेक्टर का मोड कैसे निकालते हो, निकालना जानते हो ना, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोएफिशिएंट प्लस जे का कोएफिशिएंट प्लस के का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जानते थे पहले भी आप, और ये तो आप जानते थे ना पहले से भी कि 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अरे आप जानते थे ना आप लोग पहले से ये। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जिस प्रकार हमें लाइन ओपी थी वहाँ पे, है ना, लास्ट लेक्चर में, उसके हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए थे। तो उसमें आया था x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से। सिमिलर वे में आपको डायरेक्शन कोसाइन अगर लाइन ए बी की फाइंड करनी पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, वहाँ लिखोगे x की जगह क्या लिखोगे x2 माइनस x1, y की जगह क्या लिखोगे y2 माइनस y1, और z की जगह क्या लिखोगे z2 माइनस z1। इतना सा डिफरेंस है बस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी, तो आप लिखें यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी।
तो क्या बचेगा कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा आएगा आपके पास एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कॉस बीटा की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये तो पूरा सेम आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y1, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और कॉस गामा की बात करें अगर आप यहाँ पे तो कॉस गामा बचेगा आपके पास z2 माइनस z1, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइन हो गए। सिंपल एक पॉइंट होता है तो यहाँ पे एक लिखते हैं, दो है तो x2 माइनस x1 लिख देंगे, इतना सा याद रखना है, ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से मूव करके कहाँ चला जाता है, पॉइंट बी पे मूव कर जाता है, तो उसका एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखें ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए मान लो कुछ भी 2, 3, 1 मान लो, चलो, टू पॉइंट बी मान लो आप लोग 1, -1, 2, ठीक है, ऐसा मान लो कुछ भी, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। फाइंड नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोलेगा तो भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही फाइंड करना है। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा बोले ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो भी आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। नंबर 2 डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नंबर 3 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फाइंड करनी होंगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आपको पता है क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, एक याद रहेगा आपको ज़िंदगी भर, वो कि आपको ए पॉइंट है, ये दिया हुआ है आपको कितना 2, 3, 1, और आप जा कहाँ रहे हो बी पॉइंट पर, बी पॉइंट दिया 1, -1, 2, तो जिधर जा रहे हो उधर एरो खींच दो, ठीक है। तो आपका ये एरो वाला तो 2 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना था यहाँ पे, तो नंबर 1 में अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बनेगा जिसको हम बोलेंगे ए बी वेक्टर या आर बी ए, बी का किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अगर ये एरो ऐसे होता तो क्या होता, ये आर ए बी हो जाता, है ना। तो क्या बन जाएगा भैया आपका, ये बन जाएगा x2। अब ये माना जाएगा, जिधर जा रहे हो उसको क्या मानेंगे x2, जिधर से आ रहे हो उसको क्या मान रहे हैं x1, ठीक है, बात ध्यान रखनी है अपने को। तो जाएगा 1 - 2 i कैप, ये x2 है, ये x2 y2 z2 है, ध्यान रखना, वो x1 y1 z1 है, प्लस x2 कितना है, y2 कितना 1, और वहाँ पर कितना है -3, क्या हो जाएगा j कैप, और यहाँ पे y2 कितना है 2, और y1 कितना है आपका माइनस में, सॉरी z2 कितना है 2 एंड z1 कितना है यहाँ पे 1 k कैप। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे बन जाएगा आर बी ए वेक्टर, क्या जाएगा
माइनस के आई कैप, ठीक है, माइनस के 4 जे कैप और प्लस के क्या आ जाएंगे के कैप। तो ये आपका जो है आर बी ए वेक्टर बन जाता है, ठीक है, बन गया। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो आप पहले भी जानते, 10th क्लास का है ना। 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते नहीं जानते हो। तो नंबर 2 क्या आपका डिस्टेंस है, क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगी आपके पास वो हो जाएगी आपके पास, मोड बोल सकते हो चाहो तो आर बी ए वेक्टर का मोड, या फिर आप जानते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके कर सकते हो। तो x2 कितना है हमारा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्ट ही इसका मोड निकाल लेते। और वेक्टर का मोड कैसे निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, यह -1 एंड माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यह जाएगा। तो कुल मिला क्या बचेगा आपके यहाँ पे 1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है भैया। 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड जो है 1 का स्क्वायर। तो ये कुल मिला कितना बचने वाला यहाँ पे आपका, बचने वाला यहाँ पे ये बचेगा आपके पास 1 + 16 + 1, ठीक है, इसका रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास √18, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास √18। तो यही आपका आंसर है कि डिस्टेंस जो होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये √18 हो जाएगी। तो ये आप पहले भी कर सकते थे। अब बात आती है किसकी, डायरेक्शन कोसाइन की। नंबर 3 पे आपकी डायरेक्शन कोसाइन है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस एल्फा का फॉर्मूला क्या था, वो था आपका x2 माइनस x1 अपॉन √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब मत लिखो, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना, 1 माइनस में 2, और यहाँ पे इसका रूट कितना आने वाला बताओ, डायरेक्ट कर दो, यही तो आएगा यार, यही आएगा, नहीं आएगा, यही तो लिखा हुआ है पूरा, ये डायरेक्ट लिख दूँ इसको मैं, कितना आएगा √18। तो यह जाएगा -1 अपॉन √18। हाँ भाई, कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा आपके पास -1 एंड -3, और नीचे कितना आएगा, ये √18 आएगा। तो आ जाएगा -4 अपॉन √18। एंड कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगी z2 माइनस z1 मतलब 1 अपॉन, और नीचे क्या आएगा √18 आ जाएगा। अरे ये चीज़ √18 तो बन रही है भैया, यही तो लिखोगे आप लोग यहाँ पे बार बार। तो ये हो गया आपके पास कॉस एल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया एंड कॉस गामा हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप लोग जो है ये कर लोगे। अब जो है आज इतने रखते हैं, बाकी कल जो है आपको वेक्टर के रेजुलेशन है ना, स्प्लिटिंग बोलते हैं जिसको, आप लोग वो पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो अभी आज के लिए इतने रखने थे, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।